हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी कंट्री के 54th नंबर के टाइगर रिजर्व पे। इसके अलावा हम जनरली बचते हैं इनवॉइस लेने से या फिर बिल कलेक्ट करने से। अगर सामने वाला हमको बोलता है यार बिल लोगे तो हम 5% 18% जो है वो जीएसटी लगाएंगे, तो हम बोलते हैं रहने दो भैया, बिल मत दो। लेकिन यहाँ पर भी जीएसटी इनवॉइस के लिए एक अवार्ड स्कीम शुरू की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हम उस स्कीम पर डिस्कशन करेंगे और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, अगर आज की क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके है, डेली यहीं पर पीडीएफ अपलोड किया जाता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज स्टार्ट की थी। हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में अभी मिडिवल हिस्ट्री चल रही है और ट्यूसडे और फ्राइडे को ये सीरीज के जो वीडियोस है वो अपलोड होते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए। सबसे पहले बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जो है वो स्पॉन्सर बन चुका है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में ही होने वाला है अक्टूबर के महीने में। आइए हम पूरी न्यूज़ यहाँ पे कवर करेंगे। मास्टर कार्ड ने बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है आईसीसी के साथ फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप। ओके, तो यहाँ पे ब्रांड पार्टनर बन चुका है कौन? मास्टर कार्ड, अपकमिंग आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। और ये जो मास्टर कार्ड है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है। आईसीसी जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है उसको होस्ट करने वाला है इंडिया, और 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में इंडिया में ये मैचेस खेले जाने हैं। अब बात करेंगे आईसीसी के बारे में। सो आईसीसी का हेड ऑफिस आपको दुबई यूएई में मिलेगा। 1909 में इस बॉडी का फॉर्मेशन होता है एंड ग्रे बार्कले इसके चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। तो मास्टर कार्ड ने एज अ ब्रांड पार्टनर साइन किया है आईसीसी के साथ फॉर द अपकमिंग मेंस वर्ल्ड कप, जो कि होस्ट कर रहा है इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी लंबे समय से आप लोग देख रहे होंगे हमारे जो रेसलर हैं वो दिल्ली में प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, क्योंकि काफ़ी सारे रेसलर्स का ये मानना था कि जो अथॉरिटी है, जो हाई प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रेसिडेंट की पोस्ट से। और उन पे चार्जेस भी लगाए गए हैं सेक्सुअली अब्यूज़ के। और इसके चलते हुए जो चैलेंजेस चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके कारण हमारे जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए। हालांकि वो जून में कंडक्ट होने थे लेकिन फर्दर वो पोस्टपोन हो गए। इसलिए यहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी, उसने एक्शन लिया है और हमारे भारत की जो फेडरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है। तो न्यूज़ क्या हमारे पास? वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी सस्पेंड WFI ड्यू टू द नो इलेक्शन। तो यहाँ पर न्यूज़ केवल इतनी सी है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से इलेक्शन नहीं कराए गए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मेंबरशिप सस्पेंडेड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इससे क्या नुकसान होगा, इससे क्या घाटा होगा? तो सबसे बड़ा घाटा ये होगा कि अब हमारे जो एथलीट हैं वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे उनको खेलना है तो एज अ इंडिविजुअल ही उनको खेलना पड़ेगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन गवर्निंग बॉडी है हमारी कंट्री में, जो रेसलिंग के कई सारे टूर्नामेंट्स को कंडक्ट कराती है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। क्यों? क्योंकि ऑनगोइंग जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो, और लंबे समय से डिले हो रहा है इलेक्शन। लंबे समय से कोई भी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराए गए हैं और काफ़ी सारे लीगल चैलेंजेस भी जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को फेस करने पड़ रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर इसे सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब सस्पेंड होने के बाद यहाँ पे जो अपकमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी उसमें कोई भी इंडियन फ्लैग के अंदर हमारे रेसलर्स compete नहीं कर पाएंगे। तो अब कैसे compete कर रहेंगे? तो इनको इंडिविजुअली खेलना पड़ेगा, एक न्यूट्रल एथलीट की तरह, मतलब इंडियन फ्लैग के नीचे नहीं, एक इंडिविजुअल एथलीट की तरह, एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह इनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अपकमिंग जो टोक्यो ओलंपिक्स गेम में होंगे और जो दूसरे इवेंट्स होंगे। अगर हम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी तो प्रेसिडेंट इसके चल रहे हैं यही ब्रजभूषण शरण सिंह। इस बॉडी का फॉर्मेशन जो है वो 27 जनवरी 1967 में हुआ था और नई दिल्ली में आपको इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्रिकेटर न्यूज़ में है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लीजेंडरी क्रिकेटर Heath Streak passed away recently at the age of 49. He was a cricket player of which country? तो महान क्रिकेटर थे हीथ स्ट्रिक, जिनका निधन हो गया है। ये केवल 49 साल के थे। पूछा जा रहा है किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। तो दो ही तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला पूछा जाएगा कि किस फील्ड से थे, किस स्पोर्ट से थे, और दूसरा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो दोनों बातें हमने देख ली हैं कि हेथ स्ट्रिक एक क्रिकेटर थे और ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करते थे। अगले जो पर्सन है वो है अगेन एक रेसलर, ठीक है, रेसलिंग आइकन एंड WWE हॉल ऑफ फेम टूरी फंक पास अवे रिसेंटली। तो ये कुश्ती आइकन और WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। इनका नाम था टेरी फंक और इनका भी निधन हो गया है। आप देख सकते हैं इनका काफ़ी लंबा करियर रहा है इन द फील्ड ऑफ रेसलिंग। इन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में 2009 में शामिल किया गया था। वहीं 2021 में इन्हें इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ द फेम में भी शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है कि टेरी फंक एक बहुत बड़े रेसलर थे जिनकी डेथ हो गई है। अगले पर्सन हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पद्म अवार्डी भी हैं। इसके अलावा इनसे दो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी निकल के आते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। तो लीजेंडरी स्टैटिस्टिकल साइंटिस्ट CR राव पास्ड अवे एट द एज ऑफ 103। तो C राधाकृष्ण राव जो कि हमारी कंट्री के बहुत बड़े गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन एंड सांख्यिकी विद मतलब स्टैटिस्टिशियन रहे हैं और इनका निधन हो गया है। बेसिकली अभी इनको 2023 में 2023 में ही इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स दिया गया था, जो कि स्टैटिक्स की फील्ड का एक नोबेल प्राइज होता है, मतलब स्टैटिक की फील्ड का एक बहुत बड़ा प्राइज होता है। इंटरनेशनल प्राइज इन द स्टैटिक्स 2023 इनको दिया गया था। इनका जन्म एक तेलुगु फैमिली में हुआ था, बेसिकली मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो कि आज के समय में कर्नाटका का हिस्सा है। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए CR राव जी के कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म भूषण अवार्ड 1968 में और पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें 2001 में दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि दो करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको इनसे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आपको CR राव जी का नाम याद रखना है। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात कर लेते। बहुत हो गया चंद्रयान, ठीक है, अच्छी बात है, हमने लॉन्च किया चंद्रयान 3 और हम पहली कंट्री भी बन गए हैं साउथ पोल पे चंद्रमा के पहुंचने वाले। लेकिन अब अपकमिंग मिशन क्या है, अपकमिंग लूनर मिशन क्या है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस मिशन का नाम है लूपेक्स मिशन। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूपेक्स मिशन बेसिकली इंडिया और जापान का कंबाइंड मिशन होने वाला है। लूपेक्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द जेक्सा एंड इसरो। जेक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है और इसरो तो सभी को पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बोला जा रहा है कि इस लूपेक्स मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा, 2025 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अपकमिंग जो मंथ है मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में बोला जा रहा है कि आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, जो कि हमारा पहला सोलर मिशन होने वाला है। अब लूपेक्स जो मिशन है उसमें आपको एक लॉन्चर होगा, रोवर होगा और लैंडर होगा। तो लैंडर को डिजाइन एंड डेवलप करने का काम इसरो करेगा, लेकिन रोवर और लॉन्चर जो है वो डिजाइन एंड डेवलप किए जाएंगे जेक्सा मतलब जापान के द्वारा। लॉन्चर और रोवर को डिजाइन किया जाएगा, जबकि लैंडर जो होगा वो इसरो इसको डिजाइन करेगा। इसका मकसद क्या है, लूनर का जो सरफेस है मतलब चंद्रमा का जो सरफेस है उसकी स्टडी करना है, वाटर आइस के बारे में हमको पता लगाना है और सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हमको एक बेस तैयार करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, कोई क्या चंद्रमा की सतह पे कोई बेस तैयार किया जा सकता है या नहीं। तो ये सारी चीजों को एनालिसिस करने के लिए लूपेक्स को भेजा जाएगा। तो याद रखना है इसमें एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा। लैंडर डिजाइन कर रहा है इसरो एंड रोवर डिजाइन कर रहा है जेक्सा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये दिखाई दे रही है हमको फैनी रिवर। फैनी रिवर बेसिकली एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ये आपको बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री पे देखने को मिलेगी। कौन सी नदी है, फैनी नदी। तो एक स्टैटिक का क्वेश्चन है ये बेसिकली कि इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है, तो आंसर हो जाएगा फैनी नदी बनाती है। और फैनी नदी पे आपको एक ब्रिज बनाते हुए दिखाई देंगे हम, मैत्री ब्रिज। और मैत्री ब्रिज को भी सितंबर फर्स्ट वीक तक जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है।
तो यहाँ पे आपने फैनी नदी के बारे में देख लिया है। आइए हम पूरी न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। मैत्री सेतु या फिर मैत्री ब्रिज के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। मैत्री सेतु इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज सेट टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम सितंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैत्री सेतु जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच का मैत्री पुल है उसको सितंबर तक ऑपरेशन में ला दिया जाएगा। इस ब्रिज का काम, इस सेतु का काम तैयार हुआ है कहाँ पर? फैनी रिवर पे। ये मैत्री सेतु कहाँ पे बनाया गया है? फैनी रिवर पे बनाया गया है। और ये जो फैनी रिवर है वो इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री में बहती है। बेसिकली त्रिपुरा, हमारी जो कंट्री, हमारा जो स्टेट है त्रिपुरा स्टेट, वहां से ओरिजिनेट होती है फैनी रिवर और फिर बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में जाने के बाद फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी छोड़ देती है। ठीक है, इतनी चीजें। तो त्रिपुरा से ओरिजिनेट होती है फैनी रिवर जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच की बाउंड्री में बनाती है। अभी जो ब्रिज तैयार किया गया है मैत्री सेतु, इसकी टोटल लेंथ 1.9 किलोमीटर की है। कितनी है? 1.9 किलोमीटर की लेंथ है, जो कि सबरूम त्रिपुरा से स्टार्ट होगी रामगढ़ बांग्लादेश तक। ठीक है, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच के बायलैटरल रिलेशन भी बढ़ेंगे और जो ट्रैफिक है, कार्गो ट्रैफिक के अलावा जो नॉर्मल बस एंड व्हीकल्स का ट्रैफिक है उसको भी रेगुलेट किया जाएगा। मैत्री सेतु नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के काफ़ी लंबे समय से बायलैटरल रिलेशन रहे हैं। ये जो ब्रिज है इसका कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? इसको कंस्ट्रक्शन करने का काम दिया है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को काम दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ स्टैटिक बातें आप पढ़ सकते हैं अबाउट द फैनी रिवर। पूछा जा सकता है कि फैनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे अपना पानी छोड़ती है, या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो देखेंगे आप, ये इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर बनाती है। ये साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद ये बांग्लादेश जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके अपने पानी को छोड़ देती है। इसकी टोटल लेंथ अगर आप देखेंगे तो 116 किलोमीटर की आपको इसको टोटल लेंथ देखने को मिलेगी। और फैनी रिवर जो है इसकी कई सारी सहायक नदियाँ मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि मुहूरी रिवर, रायदक रिवर, चंदखीरा रिवर, रियांग रिवर एंड द खुशियारा रिवर। ये सारी नदियां जो है वो ट्रिब्यूटरीज है फैनी रिवर की। डन। नेक्स्ट न्यूज़ बात करेंगे। फाइनली केरला में बन चुका है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल। क्या है? केरला लॉन्च इस फर्स्ट एआई स्कूल इन तिरुवनंतपुरम। तो केरला ने तिरुवनंतपुरम में अपना पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है। इस एआई स्कूल को डिजाइन एंड डेवलप किया है वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आई लर्निंग इंजन्स ने, यूएसए, विद द कोलेब्रेशन ऑफ वैदिक स्कूल। इन दोनों ने मिलकर इस एआई स्कूल को डिजाइन किया है केरला में, और ये केरला का पहला एआई स्कूल है जिसको ओपन किया गया है तिरुवनंतपुरम में। इसको इनॉग्रेट या लॉन्च किसने किया? तो हमारी कंट्री के 14th प्रेसिडेंट या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा केरला राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल को लॉन्च किया गया है, और जिसका नाम क्या है? संतगिरी विद्या भवन। संतगिरी विद्या भवन इस स्कूल का नाम है। बेसिकली हाई क्वालिटी पे ध्यान रखते हुए स्कूल में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्टडी कराई जाएगी और रिसर्च वगैरह में उनको कंट्रीब्यूट करना सिखाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। बात कर लेते हैं राजस्थान के 5th नंबर के और इंडिया के 54th नंबर के टाइगर रिजर्व के बारे में। फाइनली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने परमिशन दे दी है और अप्रूवल के बाद इस न्यूज़ को लिया गया है। हम बात कर रहे हैं धौलपुर कारोली टू बी राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व एंड इंडिया 54। तो धौलपुर कारोली राजस्थान का 5वां और इंडिया का 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस बात की अप्रूवल दे दी है और ये करोली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बेसिकली रिजर्व फैला हुआ है। ये राजस्थान का 5वें नंबर का होगा। इसके पहले राजस्थान में और भी टाइगर रिजर्व है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बनता है। तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल और रामगढ़ विषधारी, ये सभी जो टाइगर रिजर्व है ऑलरेडी राजस्थान में है और राजस्थान का 5वें नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में जो टाइगर की सेंसस है, जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 6.1% एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज भी हो रही है। भारत में 2022 के अकॉर्डिंगली टोटल नंबर ऑफ टाइगर कितने हैं? 3682 टाइगर्स आपको मिल जाएंगे। राजस्थान में भी टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। 2006 में राजस्थान में 32 टाइगर्स थे, वहीं 2022
2022 में राजस्थान में आपको 88 टाइगर्स देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान में टाइगर्स की ग्रोथ हुई है, लेकिन अगर बात करें तो 50% जो टाइगर्स हैं वो आपको एमपी में देखने को मिलेंगे, और एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर है, जिनका टोटल काउंटिंग कितना है 785 जो टाइगर्स है वो एमपी में आपको मिलने वाले। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम मिलेगा, और इंक्लूड भी कर दो यहाँ पे सिक्किम। ये सभी है आपकी 7 सिस्टर, और एडिशनल हो गया आपका सिक्किम। ये सारे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ फंड रिलीज किया गया है, हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो NESIDS with an approval outlay of ₹8,139.50 करोड़ रुपीस। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में एक स्कीम लॉन्च की थी। गवर्नमेंट ने 2017 में एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसका मकसद था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करना, रोड, नालियाँ, हॉस्पिटल, स्कूल, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको तैयार करने के लिए। कब लॉन्च की थी? 2017 में लॉन्च की थी। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। स्कीम का नाम क्या था? नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। इसको फर्दर एक्सपांड किया गया है 2022-23 से लेकर 25-26 के लिए, और जिसके लिए बजट दिया गया है, अप्रूवल दिया गया है 8,139.50 करोड़ रुपीस का। ये जो स्कीम है पूरे तरीके से 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है। मतलब पूरे पैसे कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे पैसे देगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद केवल इतना है कि फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना रिलेटेड टू द वाटर सप्लाई, कनेक्टिविटी, पावर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। इस सेक्टर में आपको क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इसको एक्सपांड किया गया। पहली चीज तो 8,000 करोड़ रुपए भी दे दिए गए, लेकिन बोला गया कि हम यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे उनको 2 कैटेगरी में बनाएंगे। तो कैबिनेट ने कहा है कि अब इस स्कीम में आपको 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक कंपोनेंट जो होगा वो जो रोड डेवलपमेंट का काम करेगा, और रिमेनिंग जो होंगे वो अदर होंगे, अदर देन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको इसका नाम याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, जन औषधि केंद्र बड़ा ही पॉपुलर हो गया है। इंडोनेशिया के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से कि ये जो आपकी फैसिलिटी है, हम इंडोनेशिया में भी ऐसा कैसा लॉन्च करना चाहते हैं, और जन औषधि केंद्र हम इंडोनेशिया में भी ओपन करना चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया भाई? सो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के हेल्थ मिनिस्टर विजिट किए थे जन औषधि केंद्र इन गुजरात, गांधीनगर, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि इंडिया का जो ये हेल्थ केयर मॉडल है, हम इसको अडॉप्ट करते हैं और सिमिलर इसे ही रिप्लिकेट करेंगे PM भारतीय जन औषधि परियोजना इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसे रिप्लिकेट किया जाएगा, ये बात बोली जा रही है। बेसिकली जो जन औषधि केंद्र है वो अफोर्डेबल प्राइस में जो सीनियर सिटीजन होते हैं और जो पुअर पर्सनस होते हैं उनको अफोर्डेबल रेट में मेडिसिन प्रोवाइड करती है। मार्केट में वही मेडिसिन 100 रुपीज़ की है, लेकिन ये जन औषधि केंद्र पे वही मेडिसिन 10 to 15 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो जन औषधि केंद्र प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन टू द सीनियर सिटीजन एंड मिडिल क्लास फैमिलीज इन इंडिया, और जिसकी प्राइस होती है 10 to 20 रुपीज़। ठीक है। इसके अलावा अभी जब हम 15 अगस्त का स्पीच दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात भी कही थी कि अभी हमारी कंट्री में लगभग 10,000 जन औषधि केंद्र हैं और इनकी संख्या हमें बढ़ा के 25,000 करनी है। तो आने वाले समय में और भी अधिक आपको जन औषधि केंद्र देखने को मिल जाएंगे। क्लियर इतनी चीजें। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता कैपिटल है, इंडोनेशियन रुपया वहाँ पे करेंसी चलती है और जोको विडोडो वहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन ब्रिक्स के बारे में। तो एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पे ब्रिक्स में कि ब्रिक्स का एक्सपांशन किया जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि 15 नंबर की ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जोहान्सबर्ग गए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है इस पूरी मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिक्स के एक्सपांशन की बात की गई है और 6 नई कंट्रीज को ब्रिक्स में शामिल करने की बात की गई है और 1 जनवरी 2024 से इन्हें ऑफिशियली शामिल कर लिया जाएगा ब्रिक्स में। ठीक है। वो कंट्रीज कौन सी होंगी? तो 6 कंट्री इनवाइटेड टू ज्वाइन द ब्रिक्स, और वो 6 कंट्रीज कौन सी हैं? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। ठीक।
तो ब्रिक्स प्लस 6 हो जाएगा, ब्रिक्स प्लस, और ये 6 कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इथोपिया, ईरान और अर्जेंटीना। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं और ब्रिक्स की मीटिंग को चेयर कर रहे थे सिरिल रामापोसा, इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि हमने 6 अलग कंट्रीज को इनवाइट किया है और वो ऑफिशियली आके 1 जनवरी 2024 से आके ज्वाइन हो जाएंगी ब्रिक्स के साथ। और वो 6 कंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी होंगी, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस कर रहे थे मीटिंग को। अब जब इन्होंने एड्रेस किया मीटिंग को तो इन्होंने ब्रिक्स की अलग डेफिनेशन दी है। नॉर्मली हम ब्रिक्स का क्या मतलब समझते हैं? नॉर्मली हमारे हिसाब से ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हमारे हिसाब से ब्रिक्स ये है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हिसाब से ब्रिक्स ये है। क्या बोलते हैं वो? बी मतलब ब्रेकिंग बैरियर, आर मतलब रिविटलाइजिंग इकोनॉमी, आई इंस्पायरिंग इनोवेशन, सी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी एंड एस शेपिंग द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम मीथेन के बारे में। हम सभी को पता है कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं कौन है? मीथेन भी है, क्योंकि मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती है। तो जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ये इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही मीथेन गैस भी रिस्पॉन्सिबल होती है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। अब मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है? तो वॉल्केनो इरप्शन होता है तो मीथेन निकलती है, कोल वगैरह की माइनिंग करते हैं तब मीथेन निकलती है। इसके अलावा वेटलैंड, जो दलदली ज़मीन होती है, जो धान के खेत होते हैं, पैडी का जहाँ पे खेती होता है, वहाँ पे भी आपको मीथेन गैस निकलने को मिलेगी। लैंडफिल्स में मीथेन गैस ओरिजिनेट होती है। जितने भी रूमेंट होते हैं, मतलब ये जो जुगाली करने वाले जानवर हैं जैसे कि ऊँट है या फिर गाय वगैरह है, उनसे भी आपको क्या निकलता है? मीथेन गैस जनरेट होती है। कोल माइंस है, पावर स्टेशन है और ऑयल रिग्स है, इन सारी जगहों से जो है वो मीथेन गैस जनरेट होती है। और मीथेन गैस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्यों ना हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया हो जो इस मीथेन को कंज्यूम कर ले, मीथेन को खा ले, जिससे हम अपने मीथेन के लेवल को एटमॉस्फेयर में कम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रिसर्च सामने आई है, हम उसी रिसर्च के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बैक्टीरिया दैट कैन ईट मीथेन, हमने एक नया बैक्टीरिया डिस्कवर किया है और जो कि मीथेन को कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि जो आपका मीथेन है वो कई सारी जगहों से ओरिजिनेट होता है। मेजर एमिशन साइट्स कौन कौन सी, जैसा कि मैंने कहा लैंडफिल, पैडी फील्ड, ऑयल एंड गैस वेल्स हो गए, तो ये सब जो है वो मेजर साइट्स है जहाँ से मीथेन गैस ओरिजिनेट होती है, निकलती है। ठीक है, लेकिन ये जो नया बैक्टीरिया है वो लगभग 250 मिलियन टन ऑफ मीथेन को हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर करने में मदद करेगा बाय 2050 तक। मतलब इस बैक्टीरिया की मदद से हम लगभग 250 मिलियन टन ऑफ मीथेन को रिड्यूस कर सकते हैं अपने एटमॉस्फेयर में बाय 2050 तक। ऐसी एक स्टडी पब्लिश हुई है और स्टडी पब्लिश हुई है एक जर्नल में, नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस के जर्नल में इसको पब्लिश किया गया है। ये जो नया बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया है जो मीथेन को कंज्यूम कर रहा है, उसका नाम क्या है? मिथाइलो-2 बी माइक्रोबियम। मिथाइलो-2 बी माइक्रोबियम इसका नाम है। शॉर्ट में इसको 5GBIC नाम दिया है, जो कि कंज्यूम कर सकता है मीथेन को। और ऐसा रिसर्चर्स का कहना है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स का कहना है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं 0.21 से लेके 0.22 डिग्री सेल्सियस बाय रिमूविंग 0.321 पेटाग्राम ऑफ मीथेन बाय 2050 तक। मतलब इस बैक्टीरिया की मदद से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं 2050 तक। मतलब एक शानदार डिस्कवरी है, एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है जो आने वाले समय में मीथेन को एटमॉस्फेयर से खत्म करने में, या खत्म तो नहीं करेंगे, कम करने में मदद करेगा। खत्म करना तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरा बिल मेरा अधिकार। तो जनरली हम बिल नहीं लेते, अब लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक अवार्ड स्कीम शुरू की गई है, देखते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है एक नई स्कीम जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार GST रिवॉर्ड स्कीम। अब इस स्कीम के अंतर्गत आपको अपना इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम है बेसिकली, जिसके अंतर्गत कैश प्राइस दिया जाएगा 10,000 रुपीज़ से लेके 1 करोड़ रुपीज़ तक। इसमें क्या करना है, जो आपका इनवॉइस जनरेट होता है उनको इनकी एप्लीकेशन पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड कर देंगे आप,
तो यहाँ पे लिखा है अंडर द इनवॉइस इंसेंटिवाइजेशन स्कीम कैश प्राइस ऑफ 10 लाख to 1 करोड़ मंथली और क्वार्टरली कुड बी गिवन टू इंडिविजुअल हु अपलोड इनवॉइस रिसीव फ्रॉम रिटेलर और होलसेलर ऑन द ऐप। जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, खरीदी करते हैं, आपको बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है, तो आपको उसे अपलोड करना है इनकी एप्लीकेशन पे मंथली बेसिस पे। यहाँ पे 500 लोगों को, 500 लोगों को कंप्यूटर की मदद से लकी ड्रॉ होता है ना, वैसे सेलेक्ट किया जाएगा और उनको प्राइज मनी यहाँ पर दी जाएगी, कैश प्राइज दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। और क्वार्टरली बेसिस पे जो प्राइज मनी दी जाएगी वो 1 CR तक रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। बस इतना ही आपको पता है कितना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो कहानी है। तो मुझे नहीं लगता है कि बस एक तो कुछ लोग होते हैं ना भाई पूरा जानना है, इनवॉइस अपलोड करेंगे कितना पैसा मिलेगा, B2C के लिए है कि B2B के लिए है, ऐसा दिमाग में आता है। तो B2C के लिए भी है, B2C के लिए भी है, बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए भी है। आप अपने इनवॉइस को एप्लीकेशन पे अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद यही है कि यार लोग जो हैं वो बिल लेना शुरू करें और जो दुकानदार हैं वो भी बिल देना शुरू करें, सिंपल सी बात है। इसलिए इस रिवॉर्ड स्कीम को शुरू किया गया है। ओके, अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ है हमारे पास चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी यूट्यूब पे, मैंने तो देखी थी, तो वहाँ पर ना 8 मिलियन से ज़्यादा लोग देख रहे थे। सो चंद्रयान 3 बिकम द वर्ल्ड मोस्ट व्यूड लाइव स्ट्रीम ऑन द यूट्यूब। आप देखेंगे जब लॉन्चिंग हो रही थी तो उसको 8.06 मिलियन लोग साथ में देख रहे थे। तो ये पूरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड हमने तैयार कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विपुल रिखी के बारे में। तो विपुल रिखी ने रिसेंटली एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, ड्रंक ऑन लव, द लाइफ विजन एंड द सॉन्ग ऑफ कबीर। ये बुक किसने लिखी है, विपुल रिखी ने लिखी है। डन। चलिए अब बात करते हैं MCQ के बारे में, देखते हैं कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिमांडेड इंडिया टू इम्प्लीमेंटेड द PM भारतीय जन औषधि केंद्र मॉडल इन हिज कंट्री। सो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया में इन केंद्रों को स्थापित किए जाने की डिमांड की गई है। नेक्स्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि रिसेंटली जहां पे डिजी यात्रा पोर्टल की शुरुआत की गई है, किस स्टेट में है। तो हम सभी को पता है आसाम में आपको लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ने रिसेंटली मेरा बिल मेरा अधिकार GST रिवॉर्ड स्कीम को लॉन्च करने की बात की है, जल्दी ही इसे लॉन्च किया जाएगा। GST को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 में GST फोर्स में आया था, इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, करेंटली चेयरमैन NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन बने हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है उदय के पार्ट टाइम चेयरमैन किसे बनाया गया है। उदय का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं नीलकंठ मिश्रा। ऑप्शन ए मिश्रा जी बनाए गए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन कंक्लूड हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। सो आंसर है 27 नंबर का एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। अब आपको अगली जो स्लाइड मिलेगी उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना PDF में तो सारी जानकारी होंगी। ये वो सारी एक्सरसाइज है जो रिसेंट में हुई है, कहाँ पर हुई है, किन कंट्रीज के बीच में हुई है, कौन सा एडिशन है, वो आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। आई थिंक ये लीजिए, मैं हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सारी एक्सरसाइज आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर इंडिया किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का पहला कैरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट कौन सा है, जिसे अभी कुछ दिनों में लॉन्च किया जाना है। तो अग्निकुल कॉस्मोस इसे लॉन्च कर रही है। तो अग्निकुल कॉस्मोस पहली कंपनी है हमारी कंट्री की जिसने भारत का पहला कैरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट को लॉन्च करेगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, याद आया कुछ ऑप्शन से, श्री थविसिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खेलो इंडिया वीमेंस लीग का नाम क्या कर दिया गया है। तो याद है अनुराग ठाकुर जी ने जो खेलो इंडिया वीमेन लीग है उसका नाम चेंज करके अस्मिता महिला लीग कर दिया है, और अस्मिता नाम से एक पोर्टल और लोगो भी लॉन्च किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ ठीक, ऑप्शन बी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे
NBRI नमो 108 जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, क्या है? कॉटन, लोटस, राइस या फिर मैंगो? जो भी सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें कल करेंगे। बेसिकली मुझे 69 नंबर के फिल्म अवार्ड्स के बारे में भी डिस्कशन करना था, लेकिन वो 5-6 बजे अनाउंस हुए, फिर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन हम कल डेफिनेटली 69 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ओके है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।